राधे राधे बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सभी बच्चों? मैं मनीष शर्मा और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल विद्या वेब पर। बच्चों आज हम क्लास 10th के 3 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आज हम चौथा टॉपिक कवर करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिटिकल एंगल, इसका मतलब क्रांतिक कोण और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है बच्चों, तो आज हम दो चीज़ें पढ़ेंगे कि क्रांतिक कोण क्या होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ये दोनों ही क्या हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं टॉपिक। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले इनको जरूर कवर करके जाना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, पहले क्रांतिक कोण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्रांतिक कोण समझने के बाद क्या समझेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझेंगे। तो क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है बच्चों, क्रांतिक कोण को समझने से पहले आपको प्रकाश के अपवर्तन को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन डाल दी है प्रकाश के परावर्तन की, वो आप लेक्चर पहले उसको देखें, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या समझते हैं, दो चीज़ें समझनी हैं। एक तो पहले समझेंगे ये क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी पृष्ठ, इसको बोलेंगे पारदर्शी पृष्ठ, जिसके ऊपर की साइड सघन माध्यम है। ठीक है, और नीचे की साइड विरल माध्यम है। ठीक है बच्चों, एक क्या है, पारदर्शी पृष्ठ है, दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं अच्छे से बना देता हूं। ये एक पारदर्शी पृष्ठ है। अब क्या होगा, हमने अपवर्तन में पढ़ा था कि जब भी किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी और अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर ये एक अभिलंब मान लिया मैंने, दोनों माध्यमों के पृष्ठ के लंबवत एक अभिलंब मान लिया, तो ये किरण आ रही है, ये किरण आ रही है इस तरीके से। ठीक है, किरण का नाम है ए और ये पॉइंट बी पर क्या हो रही है, टकरा रही है। ये जिस एंगल से आ रही है ये है अभिलंब। ठीक है, एन डैश। ठीक, ये आने वाली किरण को आपको जैसे पता है क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, अब उसको जाना कैसे चाहिए था, उसको इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गई, विचलित हो गई और इस तरीके से निकल गई। तो ये जो कोण बनेगा ये कहलाएगा आर, और जो इसका विचलन हुआ है ये वाला कोण ये कहलाएगा डेल्टा। ठीक है, तो ये किरण गई सी, ये किरण कहलाएगी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, आपको ये पता है ये एंगल कहलाएगा आई, आपतन कोण, और ये वाला कोण कहलाएगा अपवर्तन कोण, सॉरी हाँ अपवर्तन कोण, आपतन कोण, और ये कहलाएगा अपवर्तन कोण। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, कि जब भी कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। उसको जाना ऐसे चाहिए था, ये अभिलंब है, उसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन वो ऐसे मुड़ गई और ज़्यादा मुड़ गई। तो क्रांतिक कोण क्या कहता है, क्रांतिक कोण ये कहता है कि अगर मैं क्या करूं, इस एंगल को धीरे धीरे बढ़ाता चलूं, आप ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, कि मैं क्या करूं कि ये जो एंगल था ये ऐसे जा रही थी पहले, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर मोड़ूंगा तो ये और मुड़ेगी, और मोड़ूंगा और मुड़ जाएगी। ठीक है, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो अपवर्तन कोण है वो इस पृष्ठ के अनुदिश हो जाएगा। इसका मतलब ये अभिलंब से कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हम उस समय पे आपतन कोण को कह देंगे कि ये कैसा कोण है,
क्रांतिक कोण है। ठीक है, इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। उसी तरीके से लेंगे, पहले मैंने क्या लिया, एक पृष्ठ लिया, ये है पृष्ठ, ठीक है, पारदर्शी पृष्ठ, ऊपर माध्यम सघन, सघन माध्यम। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सघन माध्यम क्या होता है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष क्या हो, ज्यादा हो, उसको हम सघन माध्यम कहेंगे। और ये है विरल माध्यम। ठीक है बच्चों, ऊपर वाला सघन माध्यम, नीचे वाला विरल माध्यम। अब होगा क्या, ये आ गया अभिलंब, ये है अभिलंब, ठीक है, एन एन डैश, पृष्ठ का नाम दे देते हैं एक्स वाई, यहां पे भी दे देते हैं एक्स वाई। ठीक, अब ये किरण आ रही है, ये आपतित किरण आ रही है, ये इस पॉइंट से टकराई, ये बी बिंदु से टकराई, ये बी बिंदु है, तो इसको क्या होगा, ये सघन से विरल में आ रही है, तो ये वाला जो कोण है अब वो क्या हो जाएगा, थीटा सी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो किरण थी वो कैसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, इस डायरेक्शन में निकल जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल था कितना था, आर था, और ये कितना हो जाएगा अब 90 डिग्री, और ये जो कोण था आई वो कितना हो जाएगा, थीटा सी। ठीक है, तो अगर आपतन कोण को इतना बढ़ा दिया जाए कि वह अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो वह आपतन कोण क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो यहां पे इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सघन माध्यम में वह आपतन कोण आई जिस पर अपवर्तन कोण आर 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, सघन माध्यम में वह आपतन कोण आई जिस पर अपवर्तन कोण जो कहां बन रहा है, जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, अपवर्तन कोण आई 90 डिग्री का हो जाता है, तो वह आपतन कोण क्या कहलाएगा बच्चों, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण, इसको हम बोलेंगे थीटा सी कहलाता है। ठीक है, कैसे कहेंगे, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बनने वाला अपवर्तन कोण कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, तो आपतन कोण को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम इसके आधार पे समझेंगे कि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसकी और अपवर्तनांक की हम तुलना किस तरीके से करके इसका एक फॉर्मूला कैसे जनरेट करेंगे वो हम देखेंगे। तो आप जब तक इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये हो गई क्रांतिक कोण की डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम क्या देखेंगे कि क्रांतिक कोण पे आपतन की स्थिति देखेंगे कि किस तरीके से आपतन होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे क्रांतिक कोण पर आपतन की स्थिति। आपतन की स्थिति में, ठीक है, आपतन की स्थिति क्या कहती है, हमने देखा कि आई जो कोण था वो किसके बराबर हो गया, थीटा सी के बराबर हो गया, और आर जो कोण था वो किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है, हमने अपवर्तन में पढ़ा है कि जब कोई किरण
सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वहां पे कौन सा नियम लगता है? स्नेल का नियम लगता है, जिसको हम अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। तो यहां पे लिखेंगे विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक किससे निकाल रहे हैं? स्नेल के नियम से, ठीक है। तो किरण, मान के चलो इसको मैंने पहला माध्यम दे दिया, ये दूसरा माध्यम है और ये क्या है? पहला माध्यम है, ठीक है। तो विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर, ठीक है बच्चों। अब साइन आई का मान कितना है? नीचे लिख लेते हैं, 1n2 बराबर हो जाएगा साइन आई का मान आ जाएगा थीटा सी, आई का मान थीटा सी हो गया और आर का मान हो गया 90 डिग्री। चूंकि हम जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 1n2 का मान कितना आ जाएगा? साइन थीटा सी। ये किसका मान आ गया? 1n2 का मान। मतलब विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा सी के बराबर हो जाएगा। लेकिन हम इसमें कंडीशन देखें तो क्या है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण जा रही, क्रांतिक कोण ध्यान रखना हमेशा तभी बनेगा जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर क्रांतिक कोण नहीं बनता है, ठीक है बच्चों। तो अब क्या होगा? जब किरण सघन माध्यम से, ऐसे लिख लेते हैं, छोड़, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 2n1 बराबर 1/1n2। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक या दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है, ठीक है। और 1n2 का हमने मान कितना निकाला है? साइन थीटा सी निकाला है। इसका मतलब 2n1 कितना आ जाएगा? 1/sin थीटा सी हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम, चूंकि हम मान लें कि 2n1 किसके बराबर है? n के बराबर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा n बराबर 1/sin थीटा सी, ठीक है। साइन थीटा सी को इधर भेजेंगे, n को इधर भेजेंगे, तो साइन थीटा सी का मान आ जाएगा 1/n। साइन को बराबर में दूसरी साइड भेजेंगे तो थीटा सी का मान निकल के आएगा साइन इनवर्स 1/n, और इसको ही हम क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण का रिलेशन, क्रांतिक कोण का फॉर्मूला इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो आप, अगर आप ध्यान दोगे तो क्रांतिक कोण किस चीज पर निर्भर कर रहा है? माध्यमों के अपवर्तनांक पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक पर निर्भर कर रहा है क्रांतिक कोण का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे कि अलग अलग माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है। जब तक आप इसको नोट कर लीजिए, ये क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आपको इतना लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ, तो आपको पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपको इतना ही लिखना है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों आगे देखते हैं, हम कुछ पॉइंट समझेंगे, इसलिए उसको आप नोट डाल के लिख लेना। तो बच्चों समझते हैं कुछ पॉइंट, तो नोट लिखेंगे। नोट पहला, इसके लिए हम एक सारणी बना लेते हैं, बॉक्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम क्या देखेंगे
इसमें हम देखेंगे माध्यम और क्या देखेंगे, उसका अपवर्तनांक, कि किस माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, निर्वात लिया। निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 होता है। निर्वात में n का मान कितना होगा, 1 होगा। वायु में देखेंगे, वायु में होता है 1.0003, जिसको हम लगभग 1 ही कह देते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है कांच, या फिर कांच से पहले ले लेते हैं जल। तो जल का जो अपवर्तनांक होगा वो होगा 1.33, जिसको हम बोलते हैं 4/3। ठीक है। फिर आएगा कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5, जिसको हम बोलते हैं 3/2। ठीक है बच्चों। फिर आएगा हीरा। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। ठीक है। और फिर उसके बाद आएगा केरोसिन, मिट्टी का तेल, केरोसिन। केरोसिन का होता है 1.41। ठीक है। तो ये कुछ माध्यम हैं जिनके आपको अपवर्तनांक याद रखने हैं। ठीक है। पहले निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। इसको n बोलते हैं या म्यू भी बोल देते हैं। वायु के लिए अपवर्तनांक 1 होता है, जल के लिए 1.33 होता है, कांच के लिए 1.5 होता है, हीरे के लिए 2.42 होता है और केरोसिन के लिए 1.41 होता है। ठीक है बच्चों। अब हम दूसरा जो नोट पढ़ेंगे, दूसरे नोट में हम क्या देखेंगे कि क्रांतिक कोण किन माध्यमों के लिए कितना होगा। तो इसके लिए भी हम एक क्या बना लेते हैं, सारणी बना लेते हैं। तो एक सारणी आपको ये भी याद रखनी है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, माध्यम, और दूसरा क्या है, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण। ठीक है। ठीक है। ये 10th क्लास के बच्चों के लिए जितना। अब क्या होगा, मान के चलो मैंने पहला जो लिया वो लिया कांच और वायु। किरण क्या है, कांच से किस में जा रही है, वायु में जा रही है। तो कांच सघन माध्यम, वायु विरल माध्यम। तो थीटा सी का मान आएगा साइन इनवर्स, कांच का परावैद्युतांक, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 3/2। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला आपको पता है, थीटा सी बराबर है साइन इनवर्स 1/n। तो n का मान 3/2 रखेंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये बनेगा 2/3। तो ये लगभग इसमें जो एंगल आएगा वो आएगा 42 डिग्री। ठीक है बच्चों। दूसरा है जल से वायु, इसको थीटा सी देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, जल का अपवर्तनांक कितना है, 4/3। तो ये लगभग हो जाएगा 49 डिग्री। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कांच से जल, कांच से जल, तो ये भी थीटा सी। कांच से जल के लिए हमें माध्यम निकालना पड़ेगा, तो ये लगभग होगा 8/9। ठीक है। और इसका मान हो जाएगा 63 डिग्री। तो ये आपको 3 पॉइंट और याद रखने हैं। ठीक है बच्चों। इसमें हमने देख लिया कि किस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, और ये क्या देखा था हमने कि माध्यमों का अपवर्तनांक कितना होता है। तीसरा पॉइंट हम क्या समझेंगे, तीसरे पॉइंट में देखेंगे कि तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि n का मान जो है वो चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो अपवर्तनांक है वो चाल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो अपवर्तनांक है वो तरंग दैर्ध्य के भी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है तो क्या होगा, अपवर्तनांक कम हो जाएगा। ठीक है। और अपवर्तनांक कम होने से क्या होगा, थीटा का मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्रांतिक कोण अधिक होगा, अधिक होगा। ठीक है। अगर लैम्डा का मान ज्यादा है और n का मान कम है तो क्रांतिक कोण भी क्या होगा, अधिक होगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि थीटा सी किसके लिए, लाल रंग के लिए ज्यादा होता है, किससे, बैगनी रंग से। ठीक है। लाल रंग का क्रांतिक कोण बैगनी रंग के क्रांतिक कोण से अधिक होता है। तो बच्चों ये हमने क्या कर लिया, क्रांतिक कोण का टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, पूर्णांतिक परावर्तन का टॉपिक पढ़ेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों।
तो बच्चों लास्ट चीज समझेंगे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। मैं आपको बता दूं पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, जब क्रांतिक कोण का मान क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। तो किरण क्या होगी, किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। ठीक है, अब ये कंडीशन पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन आपने जनरली देखी होगी, जैसे हीरे का चमकना, ठीक है, रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना, ठीक है, साबुन के बुलबुले का चमकना, ये सारे क्या हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो हम समझेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, जिसको बोलते हैं आंतरिक परावर्तन, जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसको समझने से पहले अभी हमने दो चित्र बनाए थे। एक तो हमने चित्र लिया था, ये है क्रांतिक कोण का, ठीक है, ये किरण ऐसे आ रही है, ये जो कोण बनना है वो कितना है, थीटा सी, ठीक है, और ये कोण कितना है, 90 डिग्री, आर का मान, ठीक, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी किरण निकल रही है, ये अभिलंब एन एन डैश। ठीक है, अब हमने क्या किया, ध्यान से देखोगे कि अगर इतने एंगल पर ये किरण ऐसे जा रही है, तो अगर मैं इस एंगल को बढ़ा दूंगा थोड़ा सा, तो ये किरण टकराएगी और ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, टकराएगी और कैसे निकल जाएगी देखते हैं। ये किरण, जैसे कि मैंने इस एंगल को थोड़ा सा इधर और बढ़ा दिया, तो ये एक किरण ऐसे निकल जाएगी, और बढ़ाऊंगा और निकल जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जितना मैं एंगल थीटा मतलब क्रांतिक कोण का मान अगर बढ़ाता जाऊंगा, तो बढ़ाने पे क्या होगा, किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चित्र के माध्यम से समझेंगे इसको भी। ठीक, ये किरण आ रही है, सॉरी, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है बी, तो ये किरण कैसे निकल जाएगी, ये इस तरीके से निकल जाएगी, ये सी, ये ए। ठीक है, ये कोण हो जाएगा, आई कोण हो जाएगा ज़्यादा थीटा सी से। ठीक, और ये वाला कोण क्या कहलाएगा, आर। और परावर्तन की स्थिति में पता ही है आपको कि कोण आई बराबर होता है कोण आर के। और दूसरा, ये तो दूसरा नियम हो गया, और पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है वो तीनों एक ही तल में होते हैं। तो तीनों एक ही तल में भी हैं। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, यदि क्रांतिक कोण का मान, क्रांतिक कोण का मान बढ़ा दिया जाए तो किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। ठीक है, यह परिघटना क्या कहलाएगी, यह परिघटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो आपको दो चीजें इसमें समझनी है। पहली चीज क्या समझनी है कि जब भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। कभी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन करना है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी और क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्रांतिक कोण का मान बढ़ेगा तभी वह किरण वापस उसी माध्यम में लौट के आ सकती है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक चीज और याद रखनी है कि यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा का कोई भी ह्रास नहीं होता। संपूर्ण जो ऊर्जा होगी वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। मतलब कि जब जिस माध्यम में वापस लौट रही है उसी माध्यम में संपूर्ण ऊर्जा लौट जाती है, उसमें ऊर्जा का कोई भी ह्रास नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो इसका मैंने एग्जांपल तुम्हें बता दिए, जैसे कि हीरे का चमकना, साबुन के बुलबुले का चमकना, ठीक है, और हम इसका एग्जांपल लें तो रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देना, ठंडे प्रदेशों में मरीचिका दिखाई देना, वो सारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्या हैं,
एग्जाम्पल्स हैं। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे, पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए और इस वीडियो को अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आप धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ठीक है बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।